हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो है एसएससी जीडी के 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे गए थे और हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसे आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। जिन भाइयों का अभी पेपर नहीं हुआ है वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। मैं क्वेश्चन के साथ साथ इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी आप सभी को साथ बताता चलूँगा, ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन अगर और पूछा जाए तो वह छूट ना पाए आप सभी का। तो और जिन भाइयों का पेपर हो चुका है वो यहाँ पर अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, फेक क्वेश्चन एक भी नहीं लिया गया है। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा गया था। चीन में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं, ये आप सभी से पूछा गया था। चीन में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो चीन में जो है फ्रेंड्स, तो बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। चीन में बौद्ध धर्म को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए देख सकते हैं, नीचे आप सभी को ज़्यादा जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में मिलेगी। जो 2023 के अनुमानों के मुताबिक जो है चीन में करीब 47 करोड़ मतलब 47 करोड़ बौद्ध धर्म के लोग थे। चीन में बौद्ध धर्म की 3 शाखाएं हैं। हान भाषा में प्रचलित बौद्ध धर्म, तिब्बती भाषा में प्रचलित बौद्ध धर्म और पाली भाषा में प्रचलित जो है बौद्ध धर्म। तिब्बती बौद्ध धर्म को चीन के तिब्बत सत्यात प्रदेश, भीतरी मंगोलिया, स्वायत्त प्रदेश और छिंग हाई प्रांत में प्रचलित है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे से नहीं पूछा जाएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए आप इसे देख सकते हैं। पाली, उसके बाद देखते हैं पाली भाषा की जो बौद्ध धर्म है वो यूनान प्रांत के चितवांग, पाना, ताई, सेतात, फ्रेक्चियर, तेहोंग ताई और सिंगपो सयात फ्रेक्चियर और सी मायो आदि क्षेत्र में प्रचलित हैं। ये आप उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो चीन में सबसे अधिक किस धर्म के लोग निवास करते हैं, तो बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं, ये आप याद रखिएगा बस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि रोप नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जो है नृत्य है? तो राइट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर का। रोप नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद आपसे इसे पूछा गया था चापचरकूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चापचरकूट जो है किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपसे इसे पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? मिजोरम। कहाँ पर है? मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। चापचरकूट त्यौहार जो भारत के मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। यह मिजोरम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है। चापचरकूट त्यौहार के बारे में नीचे और जानकारी है। इस त्यौहार का मतलब है उस अवधि के दौरान आयोजित होने वाला त्यौहार जब काटे गए बांस और पेड़ों को झूम खेती के रूप में जलाने के लिए सूखने का इंतजार होता है, तभी यह त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चापचरकूट जो उत्सव है कब मनाया जाता है? तो जब जो कांटेदार बांस होते हैं उन्हें काटा जाता है और उन्हें जब सुखाया जाता है तो सूखने का इंतजार जब किया जाता है, उसी के दौरान चापचरकूट जो है उत्सव मनाया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत जो है 1450 से 1700 ईस्वी में झुईपुई नामक गांव से होने का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चापचरकूट त्यौहार है यह किस गांव से शुरुआत हुई इसकी? तो सुईपुई जो नामक शहर है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। साल 1962 में इस त्यौहार को फिर से जीवंत फिर से जान लीजिए फिर से इसे पुनर्जीवित किया गया। यह त्यौहार राज्य में एक सामाजिक अवकाश है। मुख्य समारोह में पारंपरिक बांस नृत्य, चेरो और अन्य नृत्य किए जाते हैं। इस त्यौहार का आनंद सभी उम्र के लोग उठाते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के भाग 3 में क्या है? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन अधिकारों को अतिक्रमण से बचाने के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा भी दी गई है। जो संविधान के भाग 3 में कुछ शामिल अनुच्छेद हैं उन्हें आप देख लेते हैं। 14 से 18 में जो है समानता का वर्णन किया गया है। फिर 19 से 22 में स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है और 23 से 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार का वर्णन किया गया है।
उसके बाद 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद 29 से 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपविचार का अधिकार दिया गया है। संविधान के भाग 3 में दिए गए अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से कानूनी उपचार किया जा सकता है। आगे देखते हैं बादल कहाँ बनते हैं। बादल कहाँ बनते हैं, तो बादल जो होते हैं वो कहाँ पर, क्षोभ मंडल में बनते हैं। कहाँ पर, क्षोभ मंडल में। बादल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत यानी क्षोभ मंडल में बनते हैं। क्षोभ मंडल में कुछ और जानकारी ले लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे फिर दोबारा। क्षोभ मंडल के बारे में, क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है या समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। क्षोभ मंडल में ही हम रहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इस परत में धूल के कण और जलवाष्प होते हैं। क्षोभ मंडल में ही मौसमी जुड़ी घटनाएं भी होती हैं, जैसे बादल, बारिश, कोहरा और ओलावृष्टि जो है ये सब कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में ऊपर जाने के साथ साथ हवा का दबाव कम होता जाता है और तापमान घटता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ने पर जो हवा का दबाव घटता है, बढ़ता है, क्या होता है, तो घटता है। आगे देखते हैं बादल कैसे बनते हैं, ये भी आप देख लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं सूरज की रोशनी से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। इससे नदियों, झीलों और महासागरों का पानी जो है गर्म होकर वाष्पित हो जाता है। यह वाष्पित पानी जो है जल वाष्प नामक गैस में बदल जाता है। जब यह जल वाष्प हवा में ऊपर उठता है तो ठंडा होकर वापस तरल में बादल में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को संघनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, थॉमस कप 2022 किसने जीता। थॉमस कप 2022 किसने जीता है, तो भारत 2022 के संस्करण में खिताब धारक इंडोनेशिया को 3-1 से हराकर थॉमस कप जीतने वाला छठा देश बन गया है। चीन 2024 का संस्करण हो उसमें मौजूदा चैंपियन है, ये आप याद रखिएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर पूछा गया था 2022 में थॉमस कप किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। किसने जीता है, भारत ने जीता है। किसे हराकर जीता है, तो इंडोनेशिया को हराकर जीता है। कितने से, 3-0 से हराकर। आगे देखते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महानोबिलिस मॉडल पर आधारित है, तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महानोबिलिस मॉडल पर आधारित है। आगे देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 देश का कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश में खेला गया, तो राइट आंसर क्या है, तीसरा संस्करण खेला गया। कौन सा, तीसरा। उसके बाद देखते हैं भारत में योजना आयोग बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में योजना आयोग बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यहाँ पर जूम कर ले ताकि आप सभी को दिखाई दे। यहाँ पर देख सकते हैं भारत में योजना आयोग बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर में सुधार करना और रोजगार के अवसर पैदा करना था। ये यहाँ पर इतने इम्पॉर्टेंट है, इसे आप छोड़ सकते हैं जो नीचे लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। ये आप याद रखिएगा, ये आपसे से पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को। किसकी अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, ये आपसे से पूछा जा सकता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। वे एक मुसलमान नेता थे और महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी में आज़ादी के संघर्ष में हिस्सा भी लिया था। इनके बारे में और जानकारी ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में जो जानकारी अलग से है, उनका जन्म कब हुआ था, 1890 में हुआ था। वे सीमांत गांधी और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। उन्हें बच्चा खान भी कहा जाता था, बादशाह खान भी कहा जाता था, ये भी आप याद रखिएगा। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम का एक सामाजिक संगठन भी बनाया था। उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा के पठानों को अहिंसा और गैर अध्यापित के सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। आगे देखते हैं रामनाथ राघवन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो ये मृदंगम से जुड़े हुए हैं। मौर्य साम्राज्य के बिहार में किस स्थान पर जो हैं साक्ष्य पाए गए थे, तो कुम्हरार में पाए गए थे, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं मौलिक अधिकार का उल्लंघन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो
तो 12 से 35 में किया गया है। किस अनुच्छेद में? 12 से 35 में किया गया है। भाग 3 में किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है? तो डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, रंगराजन समिति संबंधित है। राजन जो समिति थी वो किससे संबंधित है? तो रंगराजन समिति गरीबी विनिवेश और पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़ी हुई है। गरीबी के बारे में देख लें तो साल 2012 में गठित रंगराजन समिति ने देश में गरीबी के स्तर का आकलन किया था। इस समिति ने गरीबी रेखा की गणना परिवारों के हिसाब से की थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रंगराजन समिति जो है गरीबी का आकलन किसके तौर पर की थी? तो परिवार जो गणना की थी वो परिवारों के हिसाब से की थी। आगे देखते हैं इसके बारे में। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय की सिफारिश भी की थी। इस समिति ने गरीबी रेखा तय करने के लिए तेंदुलकर पद्धति का इस्तेमाल किया था। ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रंगराजन समिति जो है वो उन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया था? तेंदुलकर समिति पद्धति जो है इसका प्रयोग किया था। आगे देखते हैं, वर्ष 2024 में किस राज्य को वर्ष 2024 में वर्ष 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार प्रदान हुआ था? तो महाराष्ट्र को। किसे? महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही आप सभी यह भी बताइएगा कि आप सभी का एग्ज़ाम कब है, ताकि आप सभी को जो है अच्छे से अच्छे जीके जीएस के क्वेश्चन कराए जा सकें, ताकि आप सभी के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बन पाए। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।